हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजोत। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी जो 15 दिन की सीरीज, जिन 15 घंटे में अपन को पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करना था, जिसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, साथ ही अपन को उसके असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ एक एक चैप्टर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खत्म करना था। उस सीरीज में ये अपना पार्ट 2 लेक्चर है। इसके अंदर अपन आधी पीरियोडिक टेबल को अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। केवल 50 मिनट के आसपास की वीडियो थी, जिसमें अपन आधी पीरियोडिक टेबल चैप्टर की एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइनों को भी कवर कर चुके हैं और उनसे बनने वाला असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों के साथ अपन कर चुके हैं। अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है मेरा इस सीरीज का, ये बता दें, एक यूनिक तरीके से आपको पूरी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रिवाइज करवाई जा रही है, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड है, जिससे आपको एनसीईआरटी रिवाइज कराई जा रही है। देन उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। और क्वेश्चन की खास बात ये होगी कि वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें गलती करने के मैक्सिमम चांसेस होंगे, बट उन गलतियों को आप सुधारेंगे एंड नीट में उन गलतियों को नहीं करेंगे। इस तरह से आपको एनसीईआरटी को समझाया जाएगा और एक एक कंसेप्ट को कवर किया जाएगा। पार्ट 2 में अपन पीरियोडिक टेबल का जो आगे का पोर्शन बच चुका है उसको कवर करेंगे, साथ ही अपन उसके जो असर्शन रीजन होंगे उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीरियोडिक टेबल में जो क्वेश्चन आते हैं वो आज की इस वीडियो में से आने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि सारे ट्रेंड की एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एंथैल्पी वगैरह जो भी है वो सब आज के इस वीडियो में रहेंगे। पहले वाले वीडियो में अपन ने आईयूपीएस नेम वाला, उसके बाद जो बेसिक उसकी हिस्ट्री थी वो, और सारे साइंटिस्ट के बारे में अपन ने देख लिया था, और मेटल, नो मेटल और मेटेलोइड के बारे में देख लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरे को जानते होंगे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम, और मैंने नीट और जेई दोनों में इनऑर्गेनिक में पूरा से पूरा स्कोर किया है, और मैं ये जानता हूँ कि कैसे स्कोर पूरा किया जा सकता है। तो वही टिप्स मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं अपन। ये तो अपन ने जो उस लेक्चर में किए थे वो क्वेश्चन थे। अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और यही से अपने वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा कि रेडियस जो है वहां से अपन स्टार्ट होगा ये पूरा टॉपिक। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन है, उसमें असर्जन है, फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम इज लॉट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब किसी भी एटम की साइज को फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। रीजन है, इलेक्ट्रॉन कोड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। मतलब इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम को कवर करके रखते हैं उनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। तो क्या सही है क्या गलत है वो दो अपन एनसीईआरटी पढ़कर ही देखेंगे, पर आप अपना आंसर एक बार जरूर नोट डाउन कर ले। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसमें अपन चलते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियस में। ठीक है, you can very well imagine that finding the size of an atom is lot more complicated than measuring the radius of a ball। मतलब किसी भी एटम की साइज को मेजर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी तुलना में किसी भी बॉल को रेडियस को अपन को मेजर करने में। ठीक है, कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, बट अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो वापस इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत जो गलती हो उसको बताना कमेंट बॉक्स में, और कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो भी बताना। ठीक है, सेकंडली, since the electron couldn't surround the atom does not have a sharp boundary। मतलब दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखे हुए दोनों सही है, बट क्वेश्चन अपना कौन सा है, असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो इसका आंसर ए होगा या बी, मतलब रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, दोनों सही है। अब देखो, रीजन सही है कि नहीं वो अपन एक बार सोच के देखते हैं। क्यों किसी भी एटम की साइज को डिफाइन करना या फिर मेजर करना कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि उसकी बाउंड्री नहीं होती है। ये बिल्कुल सही है कि किसी भी एटम की एक निश्चित सीमा या बाउंड्री नहीं होती, इसीलिए उसका साइज अपन मेजर नहीं कर सकते। दूसरा भी रीजन है जो अपन आगे देखेंगे, बट पहला और मेन रीजन यही है। आंसर हो जाएगा ये, उसका सही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो, करेक्ट इनकरेक्ट में करेक्ट पे अपने गोला लगा लिया और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर ए है, वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एटम of a non-metallic element is to measure the distance between the two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecule and form the value the covalent radius of element can be calculated। तो ये कोवेलेंट रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका स्टेटमेंट देगा। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और अपना आंसर एक बार सोच, फिर अपन एनसीईआरटी में से इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, बी है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एस्टिमेट इन सीएल स्टेट।
मतलब क्लोरीन जो एक एटॉमिक स्टेट में रहता है, Cl2 नहीं, केवल Cl से। Cl में अपन कोवेलेंट रेडियस को मेजर कर सकते हैं या नहीं, ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। अब कितने सही है कितने गलत है, आइए देखते हैं। ये देखो, अपन यहाँ से रेडियस वगैरह अपन पढ़ लिया यहाँ पे। In other words, there is no practical way by which the size of individual atom can be measured। मतलब अपन किसी भी इंडिविजुअल एटम की साइज को अपन मेजर नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। However, an estimate of the atomic size can be made by knowing the distance between the atom in the combined state। मतलब आपको किसी भी एटम की अगर आपको साइज या रेडियस पता करनी है तो आप एक वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में आप फाइंड नहीं कर सकते, आपको एक बाइंडिंग मॉलिक्यूल में या फिर बाइंडिंग स्टेट में ही, कॉम्बाइंड स्टेट में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एटम ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब मेटेलिक नहीं बोला, मेटेलिक एलिमेंट में तो मेटेलिक रेडियस होगी, बट अगर कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट है उसमें कौन सी रेडियस होगी, कोवेलेंट रेडियस। नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम when they are bound together by single bond। एक और चीज नोट करें, केवल सिंगल बॉन्ड से आप कभी भी ऐसे मॉलिक्यूल, देखो कोवेलेंट रेडियस को फाइंड करने कुछ रूल्स है, आप किसी भी एक सिंगल मॉलिक्यूल में फाइंड नहीं कर सकते, बाउंडेड मॉलिक्यूल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो बाउंडेड होने तो चाहिए बट सिंगल बॉन्ड से, आप डबल बॉन्ड बाउंड करके रखेंगे तो उनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो वो मेजर नहीं की जाएगी, सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड, ठीक है। इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड फॉर्म द वैल्यू द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये अपने जो कोवेलेंट रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो चीज थी जिसमें दो ही नियम बताए, बाउंड होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 198 पिकोमीटर एंड द हाफ डिस्टेंस 99 इज टेकन एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ वास्तव में क्या चीज है। अपने पास जैसे कि कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल है और क्लोरीन मॉलिक्यूल है अपने पास, तो क्लोरीन को बाहर में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनको एक निश्चित बाउंड्री नहीं है, इस कारण अपन उसकी रेडियस बाउंड नहीं कर सकते। बट कोई दो क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाए आपस में, इनके बीच में बनेगा एक बॉन्ड, और वो बॉन्ड कौन सा होना चाहिए हमेशा, अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है और कोई दो मॉलिक्यूल बॉन्ड से बंधे हुए हैं तो फिर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, मतलब बॉन्ड लेंथ, उसका जो आधा हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस। अपन ये कह सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑन टू, बट ये फॉर्मूला तभी अप्लाइकेबल होगा जब सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के लिए नहीं। तो आपको किसी भी एटम का आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो एक ही रूल्स है कि वो कभी भी सिंगल नहीं होना चाहिए, बॉन्ड से बंधे होने चाहिए और सिंगल बॉन्ड से बंधे होने चाहिए, ठीक है। तो अपना जो सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट था वो दोनों ही क्लियर हो गए। थर्ड स्टेटमेंट है, ये चीज थी नॉन मेटल के लिए, ठीक है। मेटल के लिए देखते हैं। मेटल्स डिफाइन द टर्म मेटेलिक रेडियस which is taken as half the internuclear distance separating the metallic core in the metallic crystal। मतलब क्या हुआ, देखो अपने पास दो मेटेलिक क्रिस्टल होते, मतलब कोई दो मॉलिक्यूल वो मेटल है जो बंधे हुए होते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये प्लस माइनस चार्ज वगैरह होता है। तो ये जो मेटेलिक का दोनों का जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच की डिस्टेंस का जो आधा होता है वो क्या हो जाएगा, अब रेडियस होगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अब ये हो गया मेटेलिक रेडियस। तो अपने तीनों स्टेटमेंट वापस जाते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन ने बोला कि एक एटम में नहीं कर सकते हैं, एक बॉन्ड से वो बॉन्डेड होने के तब करते हैं। कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एस्टिमेटेड इन Cl स्टेट, ये गलत है, Cl2 स्टेट में होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड से बंधे होना चाहिए, जो कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर इन ए मेटेलिक क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। नो, उसको तो क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। तो रेडियस इसको कहेंगे हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया और ऑल तो हो ही नहीं सकता, आंसर हो गया ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसको देखें हिंदी वाले हिंदी में भी देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन क्वेश्चन है, द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। एटॉमिक साइज पीरियड के अक्रॉस डिक्रीज होती है, सही है या गलत, बिल्कुल सही है। कैसे अपन एक बार एनसीईआरटी में देखेंगे और इसका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, रीजन दे रखा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड। क्या पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है।
क्या साइज कम होती है? बिल्कुल कम होती है, पर क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? वो अपन को देखना होगा, जो अपन एनसीईआरटी को एक बार समझेंगे फिर देखेंगे कि क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। देखो, ये यहां से देखते हैं, एटॉमिक रेडियस टू रेफर टू बोथ कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और मेटल। एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्टेटोस्कोपिक मेथड। ये तो एक बिल्कुल जानकारी वाली चीज थी जो काम की नहीं है। अपन को जो कंसेप्ट देखना उसको देखते हैं, पर एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलते, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फ्यू एलिमेंट आर लिस्टेड इन टेबल 3.6, याद नहीं करना कुछ भी, ठीक है। Two trends are obvious. We can explain this trend in the term of nuclear charges and energy level. The atomic size generally decrease across the period, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, as illustrated in figure 3.4a। ये कुछ मतलब डाटा दे रखे हैं जिनको हमको याद नहीं रखना है। For the element of the second period, ठीक है, in it is because within the period the outer electron are in the same valence shell and the effective nuclear charge increase as the atomic number is increased, resulting in the increased attraction of electron to the nucleus। बहुत कथा पढ़ ली, बट अपन बिल्कुल सॉलिड वे में पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। देखो भाई, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ो, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। देखो, अपन पीरियड के अक्रॉस जा रहे हैं, पीरियड के अक्रॉस जैसे जैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका कितना है? 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7, 8, 9 और 10। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, जैसे जैसे अपन नीचे वाले ग्रुप में जाते हैं, क्या होता है? शेल्स बढ़ते जाते हैं, बट सेम ग्रुप में या सॉरी सेम पीरियड में क्या होता है? शेल सेम रहता है। अपन जैसे लिथियम से नीचे जाएंगे, एक शेल बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो सोडियम में एक शेल लिथियम से ज्यादा होगा, बट सेम पीरियड में क्या होता है? शेल सेम होते हैं। अपन लिख सकते हैं कि शेल जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। शेल सेम है। अब क्या हो रहा है? इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, बट वो इलेक्ट्रॉन आ किस में रहा है? सेम शेल में। तो अपन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बट इन सेम शेल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन आ तो रहा है, बट किस शेल में आ रहा है? सेम शेल में। मतलब सेम शेल में आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो साइज है, उसका जो शेल है वो नहीं बढ़ा, मतलब साइज नहीं बढ़ी है। साइज जो थी वो इलेक्ट्रॉन के आने के कारण नहीं बढ़ी है, कम हुई है, बढ़ी है, नेट नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के कारण, कि कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इन सबके पास शेल जो है वो सेम ही है, उसी शेल में मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो शेल की जो नंबर है वो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आ रहा है, तो उसके कारण उसके साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब देखो, अब इनका क्या बढ़ रहा है? जेड भी बढ़ रहा है, मतलब जेड इंक्रीज। जेड इंक्रीज मतलब अपन लिख सकते हैं प्रोटॉन इंक्रीज। प्रोटॉन इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन सेम शेल में, तो प्रोटॉन इंक्रीज होगा, क्या होगा? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचेगा, बट शेल कितने हैं? शेल तो सब सेम है, मतलब शेल के कारण तो साइज कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बड़ा, इससे साइज कम होता गया। मतलब अपन पीरियड में लेफ्ट राइट गए, साइज क्या हो गया? कम होता गया। तो किसके कारण कम हुआ? जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण, या फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण कम हुआ, एंड शेल सेम होने के कारण कम हुआ। इससे कम नहीं हुआ कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, पर असली रीजन क्या है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेन किया मैंने आपको। गला थोड़ा ज्यादा खराब है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको पूरा लेक्चर में इसको अच्छे से समझा पाऊं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आंसर हो जाएगा बी। आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि सारे ट्रेंड से मैंने क्वेश्चन बनाया एक एक, तो उन क्वेश्चन अपन उन सारे ट्रेंड को समझकर यही कर लेंगे कि एंथैल्पी कहां से कहां जाने पड़ती है और उसका क्या सही रीजन है, क्योंकि सर्टेन रीजन मैक्सिमम चांसेस टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 18, assertion है within a family or vertical column of the periodic table the atomic radius increase regularly। अब पीरियड में तो कम हो रही थी, बट वर्टिकल कॉलम में क्या होगा? साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों? नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीज।
अब ये इसका रीजन भी सही है, चलो देखते हैं, एक बार समझते हैं। ठीक है, देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये अपने पास है। ठीक है, अब अपन जा रहे हैं ऊपर से नीचे एक वर्टिकल कॉलम में। अब यहाँ क्या है, देखो आप, हाइड्रोजन के पास एक शेल था, नंबर ऑफ शेल एक था, लिथियम के पास दो हुए, सोडियम के पास तीन हुए। इस प्रकार से क्या हुआ, बढ़ते गया। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, शेल की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। अब शेल की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार का था, इस प्रकार का, इसके पास एक शेल था। लिथियम के पास एक शेल और आया, ये इस प्रकार का हो गया। सोडियम के पास एक शेल और आया, ये इस टाइप हो गया। इस टाइप नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे, मतलब शेल के कारण क्या होगा, साइज इंक्रीज होना चाहिए। एंड जो इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल क्या है, सेम है। मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण तो साइज पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट शेल बढ़ते जा रहे हैं, इस कारण क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि वर्टिकल कॉलम में साइज इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर, एंड पीरियड में साइज डिक्रीज होती है ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीज के कारण। ठीक है, अब एक और चीज, पीरियड में अपन ने देखा था इधर से उधर जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, वो तो अपन को लाइन से एलिमेंट याद होता है। ठीक है, अब यहाँ ये दे दिया कि वर्टिकल कॉलम में भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वो भी सही है। हाइड्रोजन से लिथियम का ज्यादा ही है भाई, इसलिए क्या एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, एटॉमिक नंबर का यहाँ पे रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर हो जाएगा ए। पर अपन एनसीईआरटी में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो अपन को पढ़ते ही जाना है साथ के साथ। ये within a family or a vertical column of periodic table, the atomic radius increase regularly with the number of illustrated in figure 3.4b for alkali metal and halogen. As we descend, the group of the principal quantum number increase and the valence electron are further from the nucleus. मतलब देखो, अब यहाँ शेल की जगह पर यह भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, तो उसका मतलब ये एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को बताता है, और शेल से क्या होता है कि साइज बढ़ता है। ठीक है, this happen because the inner energy level are filled with electron which serve the shield the outer electron from the pool of nucleus. Consequently, the size of the atom increased as reflected in atomic radii. यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से भी, बट एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको एक बार पढ़ के सुना दिया। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और 2 वाला। स्टेटमेंट 1 है, रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस शुड बी compared not with the covalent radii but with the van der Waals radii of the other element। ठीक है, तो जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी जो रेडियस है वो अपन किससे कंपेयर नहीं कर सकते, कोवेलेंट रेडियस है और van der Waals रेडियस से कंपेयर कर सकते हैं। ये अपना स्टेटमेंट 1 है। सेकंड है, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन आयन। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन से अपन सॉरी मतलब किसी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, एन आयन आएगा या फिर कैटआयन आएगा। ये दोनों स्टेटमेंट बार देखते, दोनों बहुत इजी स्टेटमेंट है। तो ये रहा, नोट दैट एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसीडर्ड हियर। मतलब जो अपन ने ये पढ़ा था कि आगे बाएं से दाएं पर बढ़ता है, मतलब लेफ्ट टू राइट से कम होती है साइज और वो ग्रुप में इंक्रीज होती है, वो सब नोबल गैस के लिए नहीं थी। ठीक है, being a monoatomic, their non-bonded radii value are very large. In fact, radii of noble gases should be compared not with the covalent radii but with the van der Waals radii of the element। मतलब जो नोबल गैस होते हैं उनमें van der Waals radii देखी जाती है, ना कि कोवेलेंट रेडियस। यही मेन चीज थी। देखो, अब आगे अपन आयनिक रेडियस पे। अभी तक पढ़े थे अपन कोवेलेंट रेडियस। आयनिक रेडियस क्या है, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटआयन वेयर्स गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड टू द एनायन। तो ये आपको बहुत इजी चीज है कि इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करते हैं तो एनायन बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, कैटायन बनता है। ये अपने स्टेटमेंट थे, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। असर्जन है एक कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। बहुत बार बार पूछा गया ये चीज, ये कैटायन एनायन का साइज जो होता है वो पेरेंट से छोटा होता है, बड़ा होता है, तो ये मैं भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, it has a fewer electron while the nuclear charge remain in same। पहले अपन समझ रहे, देन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। देखो,
ये बोल रहा है अपने पास एक पेरेंट कुछ भी था एक्स मान लो, ठीक है। अब इस एक्स के पास दो कंडीशन हो सकती है, या कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, ठीक है। दो चीजें हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, एनायन। और अगर लूज करेगा तो क्या बनेगा, कैटायन। अब मैं कह रहा हूं भैया एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके पास मान लो इलेक्ट्रॉन कितने थे 10, प्रोटॉन कितने थे 10। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं जब कोई चार्ज ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी 10 प्रोटॉन भी 10। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ निकल गया, तो प्रोटॉन कितने रहेंगे 10 ही रहेंगे, और प्रोटॉन इसके पास भी क्या रहेंगे 10 ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, ठीक है, प्रोटॉन की तुलना में, मतलब साइज एक्सपांड होगा। मतलब देखो प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो पहले 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करना था, न्यूक्लियर चार्ज लगाकर जेड इफेक्टिव लगाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट करना था। बट अब 10 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन पे लगाना है, तो 11 जगह पर उनका फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब कहीं कहीं क्या होगा फोर्स कम होगा, मतलब साइज बढ़ जाएगा, क्या होगा साइज एक्सपांड होगा और साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब वही यहाँ पे देखो, अब प्रोटॉन 10 है और इलेक्ट्रॉन 9 हो गए। पहले भाई 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉनों पे लगाना था। बट अब 9 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्या होगा फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ जाएगा मतलब वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब साइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यही कंसेप्ट था। ये चीज अपन ने देख ली, एक बार एनसीईआरटी में से पढ़ लेते हैं। अब ये देखो, द आयनिक radii can be estimated by the measuring the distance between the cation and anion in a ionic crystal। ये तो नॉर्मल चीज है। इन जनरल the ionic radii of element exhibit the same trend as the atomic radii। मतलब अपन जो ट्रेंड थे ऊपर नीचे वाले और लेफ्ट राइट वाले वो सेम ही रहेंगे आयनिक रेडियाई के, किसके एटॉमिक रेडियाई के, ठीक है। ए cation is smaller than its parent atom because it has a fewer electron while its nuclear charge remains the same। मतलब न्यूक्लियर चार्ज सेम है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन सेम है, बट इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कम हो गए, ठीक है। यही रीजन है कि जो कैटायन होता है उसका साइज अपने पेरेंटल एटम से छोटा होता है। द साइज ऑफ एनायन विल बी लार्जर देन दैट द पेरेंट एटम बिकॉज द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन would result in increase the repulsion among the electron and a decrease in a effective nuclear charge। मतलब डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने का एक और भी रीजन होता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा साइज एक्सपांड होगा, ठीक है। तो दोनों ही चीजें बता दी, यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है जो कि आप एक बार एनसीईआरटी में से देख ले। अब एग्जांपल का तो अपन को कोई याद तो करके जाना नहीं है, कोई भी आ जाए अपने सामने प्लस माइनस वाला, अभी मैंने तो एक्स मान कर किया, पर कोई भी आ जाए तो अपन सॉल्व कर लेंगे। तो पहला भी सही है, और दूसरा क्या है, हैज अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन व्हाइल न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम। इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, ठीक है, ये भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसमें कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो क्या होता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज कम होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाला। आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड सॉलिड एटम इन अ ग्राउंड स्टेट। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है उसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब सब डेफिनेशन रट के याद कर लेते हैं, बट ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनमें अपन गलती कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन में छुपी हुई है, और वो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़कर बताऊंगा, और यही खासियत है इन सब क्वेश्चंस की, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ जूल मोल इनवर्स। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? चलो एनसीईआरटी में देखते हैं अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहां दे रखा है। ये अब देखो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी से पहले एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट दे रखा है, जो कि एटॉमिक सॉरी हमने जो वो फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर होता है उसमें आपको अच्छे से डिफाइन किया जाता है। तो अपन वही देखेंगे एक बार जब अपन उसको डिस्कस करेंगे, आपके टीचर ने कहीं डिस्कस किया होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में देगा, अभी अपन यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो मतलब एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इस पर मैं हो सके तो इस सीरीज के बाद एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक या कंसेप्ट जो बहुत फ्रिक्वेंटली नीट में पूछे जाते हैं उनको मतलब 15-20 मिनट में आपको पढ़ाकर उनके दो चार क्वेश्चन करवा दिए जाए, तो वो तो अपन बाद में देखा जाएगा। अभी अपन देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो एक क्वांटिटेटिव मेजर, अब देखो दो चीजें होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो आयोनिक एंथैल्पी जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव, ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इन गिव बाय ionization enthalpy। It represent the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। ये देखो यहाँ फर्क पड़ता है
कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा गैसियस एटम के लिए डिफाइन होती है, ना कि किसी सॉलिड एटम के लिए। सॉलिड के लिए तो नहीं होती है। अगर आपको सॉलिड के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन करनी है तो सॉलिड को पहले अपन गैस में चेंज करेंगे एक एनर्जी देकर। कौन सी एनर्जी, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ कि किसी भी सॉलिड को गैसियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए कौन सी एनर्जी या एंथैल्पी दी जाती है, ठीक है। और वो भी कौन सी स्टेट में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में। मतलब दो चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना, ये बात ठीक है, बट कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, न कि एक्साइटेड स्टेट में, एंड गैसियस स्टेट में, ना कि सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। ये दो चीजें थी जो उसकी डेफिनेशन में अपन को दिखाई गई थी। अब आगे देखते हैं अपन। In other words, the first ionization enthalpy of an element X is the enthalpy change from delta H1 of the reaction depicted in equation 3. ये तो कोई काम का नहीं है। अपन ने जो देखा, अपन को कंसेप्ट समझना, जो अपन समझ रहे हैं। बहुत जो एग्जांपल दे रहे हैं तो अपन एग्जांपल को याद थोड़ी रख सकते हैं। सॉरी, यहाँ एक बार सेकंड स्टेटमेंट अपन देख लेते हैं कि यूनिट क्या है वास्तव में आयोनाइजेशन एनर्जी की। देखो, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलोजूल मोल इनवर्स। वहां लिख रहेगा जूल मोल इनवर्स, मतलब वो स्टेटमेंट भी गलत है। किलोजूल मोल इनवर्स में क्यों लिया जाता है? अब जूल मोल इनवर्स क्यों गलत है? खाली किलो ही तो ज्यादा जुड़ गया है। तो उसका मेन रीजन ये है सर कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होगी। अगर आप जूल में लोगे ना तो उसको मतलब आप लिखना या फिर बड़ी क्वांटिटी में लिख लोगे, इसलिए उसको हमेशा किलो जूल में लिया जाता है। तो ये मतलब एक मान सकते हैं कि विवाद है, बट ऐसा मैं जब पढ़ता था तब मेरे को एक बार ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ है मेरे से, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। तो आप इसको ध्यान रखें। और एक अच्छी मानी हुई कोचिंग का वो पेपर था, तो आप मान सकते हैं ये जूल वाला गलत है, किलो जूल वाला सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। और ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट अपने गलत हो गए। ये क्यों गलत है? यहाँ सॉलिड लिख रखा है और होता कौन सा, गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब पूछ रखा है कितने करेक्ट हैं। वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। सेकंड है, द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एट नोबल गैसेस व्हिच हैव क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन शेल एंड वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियाई आर क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं अपन सारे स्टेटमेंट को एक बार एनसीईआरटी में। देखो, ये रहा। We can define the second ionization enthalpy as the energy required to remove an electron, the second most loosely bounded electron। मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है वो बता रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालना है, तो अपन जो एनर्जी देते हैं वो सेकंड एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हिंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब लिख रखा था आपने पहले स्टेटमेंट में कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देखो, नेगेटिव तब होती है जब किसी रिएक्शन के होने के बाद अपन को एनर्जी मिले या फिर एनर्जी रिलीज हो, तब उस एनर्जी को नेगेटिव कहते हैं। और अगर एनर्जी देनी पड़े तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव। कुछ देना पड़ रहा है अपन को, इसलिए पॉजिटिव। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमेशा देनी पड़ती है, कभी एनर्जी मिलती ही नहीं है, तो ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब पहला स्टेटमेंट अपना गलत है। द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, बिकॉज है मतलब यहाँ सेपरेट असर्शन रीजन भी बन सकता है, बट क्या बनेगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होती है। क्यों? देखो, 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन और कितने, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, वैसे ही क्या था, फोर्स बढ़ गया, तो कॉन्ट्रैक्शन होकर साइज छोटी हो गई और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अब उस ज्यादा जेड इफेक्टिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साइज उसका पहले ही कम हो रखा है, तो सेकंड जो होती है वो ज्यादा होती है। लिख रखा है यहाँ, बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद जो अपन को मिला है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसमें से फिर से निकलना तो मुश्किल होगा। किसकी तुलना में? न्यूट्रल एटम की तुलना में, ठीक है। इन द सेम वे द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द सेकंड। मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे वो ज्यादा मुश्किल ही होता जाएगा अपने लिए, ठीक है। द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट नॉट क्वालिफाइड इट टेकन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर अप टू 60 आर प्लॉटेड इन फिगर 3.5। द पीरियोडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग। तो ये तो एक ग्राफ दे रखे हैं यहाँ पर, जो आप दे सकते हैं कि कैसे इंक्रीज होती है वो।
जो अपन ट्रेंड अभी देखेंगे पीरियड और ग्रुप का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इन ग्राफ को याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो अब आगे के अपने जो स्टेटमेंट है उनको भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखो, you will find maxima at the noble gases which have closed electron shell and very stable electronic configuration। अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैक्सिमम कहाँ होगी? नोबल गैसेस के लिए। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। किसी भी स्टेबल चीज में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो वो कभी मंजूर नहीं होगा, ठीक है। ऑन अदर हैंड मिनिमा अकर एट द एल्कली मेटल एंड देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सॉरी। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो मिनिमम का होगी फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, स्टेबल 18 में चला जाएगा, तो वो तो चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इसलिए उनके लिए बहुत कम होगी। कैन बी, देखो यहाँ लिखा है कैन बी कोरिलेटेड विद देयर हाई रिएक्टिविटी। ये अपन ये भी देख सकते हैं। देखो एक और कंसेप्ट यहाँ पर अच्छा है, यहाँ रिएक्टिविटी की बात की मैं आपको समझाता हूँ कि जिन एलिमेंट के लिए, जिन एटम के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और जिनके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होंगे। कैसे? नोबल गैसेस, आपने सुना नोबल गैसेस कभी ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है? नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। अब आपको कोई भी रिएक्शन करवानी है तो आपको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन की लेन देन करनी पड़ेगी। बट भाई नोबल गैसेस तो ऐसी है जो लेन देन करना ही नहीं चाहती है, तो वो रिएक्शन क्यों करेंगी? मतलब वो नॉन रिएक्टिव है। और फर्स्ट ग्रुप वाले क्या है? वो रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? इसलिए रिएक्टिव है भैया क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हैं, और ऐसे कई एलिमेंट या एटम है जो ले भी लेते हैं, तो इस कारण वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप वाले ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि 18 वाले रिएक्टिव ना के बराबर है। इन एडिशन यू विल नोटिस टू ट्रेंड, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज। ये तो पीरियड ग्रुप वाला, ये अपन आगे देखेंगे। अभी एक बार इस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ये गलत है, ठीक है। केवल पॉजिटिव होती है। सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होती है, सही है। मैक्सिमम कहाँ होती है? नोबल गैसेस के लिए होती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है। आयोनाइजेशन रेडियस आर क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज। क्या आयोनिक एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस जो होती है वो क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज है? नहीं, बिल्कुल गलत है, रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। क्लोजली रिलेटेड का मतलब यहाँ सीधा साधा ये है कि पीरियड में जाने पर दोनों ही बढ़ती है घटती है, और ग्रुप में भी दोनों ही बढ़ती है घटती है, मतलब सेम ट्रेंड होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता, जो कि अपन आगे के सेक्शन में देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट अभी यहाँ गलत है, बट आगे अब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अपने कितने दो स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है डिक्रीज? पीरियोडिक टेबल में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कहाँ इंक्रीज होता है, कहाँ डिक्रीज होता है, या फिर एग्जांपल देकर उनको अरेंज करने के लिए बोल देंगे। तो ये मैं आपको हर जो क्वांटिटी या क्वालिटी है उसका मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। रीजन है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अब शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो पीरियड में अक्रॉस क्या डिक्रीज होता है, इंक्रीज, अपन पूरा समझते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नहीं देखना अपन को, चलो देखते हैं। एक काम करते हैं, अपन इस चीज को समझते हैं उससे पहले अपन एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या कहना चाह रहा है, फिर उसको अपन एक बार शॉर्ट में समराइज करके मैं लिखवा दूंगा, जिसको आप कहीं कॉपी में नोट डाउन कर ले ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर पाए, ठीक है। देखते हैं, देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज एज वी गो अक्रॉस ए पीरियड एंड डिक्रीज एज वी डिसेंड इन ए ग्रुप। दिस ट्रेंड वर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.6 ए एंड बी respectively for the element of the second period and with the first group of the period of the table। ये कुछ एग्जांपल दे रखे जो आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, बट अपन मेन कंसेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे, न कि कोई चीज रटेंगे। You will appreciate that the ionization enthalpy and atomic radii are closely related properties। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये related properties है, तो वही यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। To understand this trend, we have to consider two factors: the attraction of electron toward the nucleus and second repulsion of electron from each other। तो दो चीजें होती है जो किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे। क्या? एक तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का, और दूसरा रिपल्सन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटॉम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ समझ रहे हैं
कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके एक बार आपको समझाता हूँ, ठीक है, फिर बोल के भी समझा दूंगा। अपने पास ये है एक न्यूक्लियस, ये अपना फर्स्ट शेल है जिसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट बना रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अपने पास है सेकंड, अरे यार थोड़ा टेढ़ा बन रहा है ये तो सीधा और बड़ा बना देते थोड़ा। ये अपने पास है सेकंड जिसमें कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपन ने 8 बनाना जरूरी नहीं है, क्या जरूरी थोड़ी है कि ये नोबल गैस ही हो, अपन ने यहाँ बना दिया। अब देखो, अब ये न्यूक्लियस है वो इसके ऊपर कुछ न कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, अट्रैक्शन लगाएगा। बट अगर ये इसके ऊपर फोर्स एफ लगा रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस एफ फोर्स को ही फील करेगा? नहीं, एफ फोर्स को फील नहीं कर पाएगा। एफ फोर्स से कुछ कम फोर्स, लेस देन एफ को फील करेगा ये, ठीक है। और उसको जैसे कि अपन एफ डैश कहे, मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स महसूस नहीं कर पाता है जो एक वास्तव में न्यूक्लियस लगाता है, उससे कम फोर्स महसूस करता है। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर, वो इसके ऊपर क्या करते हैं, रिपल्शन लगाते हैं हर जगह से। रिपल्शन मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी सारे रिपल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फोर्स क्या है, ऑपोजिट है, तो जो नेट फोर्स है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस वास्तव में जितना फोर्स लगाना चाह रहा है ना उतना नहीं लगा पाएगा। यही यहाँ पर लाइन थी, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद को अपने दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपल कर रहे हैं, वही शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवेटिंग कोर इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। अब एक और चीज है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिख रखा है कि 2s इलेक्ट्रॉन को 1s के इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जैसे कि 3D में है, उस 3D वाले इलेक्ट्रॉन को उस 3D शेल वाले इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे या नहीं करेंगे? अंदर वाले तो करेंगे ही करेंगे, बट उस शेल वाले रिपल करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये चीज बहुत कम जगह पर लिखी जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, सेम शेल का हो या अंदर का हो, वो उसको रिपल करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, एज रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए नेट पॉजिटिव चार्ज in less than the actual charge of +3. In general, shielding is effective when the orbit is the inner shell are completely filled. The situation occurs in the case of the alkali metal which have a single outermost ns electron preceded by the noble gas electronic configuration. ये बस ऐसे ही लिखा, बाकी जो मैंने आपको कंसेप्ट है वो समझा दिया। खाली मैं एक बार रीड कर रहा हूँ ताकि कोई काम की चीज छूट नहीं जाए अपनी, जो काम की होगी मैं आपको समझा दूंगा। When we move from lithium to fluorine across the second period, successive electrons are added to orbital in the same principal quantum level. The shielding of the nuclear charge by the inner core of electron does not increase very much to comparison of the increase the attraction of the electron to the nucleus. Thus, the across a period increasing nuclear charge outweighs the shielding. Consequently, the outermost electrons are held more and more tightly and the ionization enthalpy increase across a period. As we go down the group, the outermost electron being increasingly further from the nucleus, increase in the increased shielding of the nuclear charges by the electron in the inner level. In this case, increase in the shielding outweighs the increased nuclear charges and the remove of outermost electron require less energy down the group. ये पूरा जो इसका एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आप पढ़ लिया एक बार। आई होप आपने भी मेरे साथ पढ़ा होगा। बट याद करना रटना कला नहीं है, कला क्या है इसको समझना। देखो मैं समझाता हूँ आपको। अपन जा रहे हैं जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। अपन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले एक बार रेडियस में एक्सप्लेन कर दिया, बार बार एक्सप्लेन कर, इतना अपने पास टाइम नहीं है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। अब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव किस कारण बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने के कारण। तो यहां से यहां जाने पर प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। दूसरा कंसेप्ट, यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, रिपल्सन लगाएंगे। रिपल्सन लगाएंगे उसका मतलब क्या होगा, रिपल्सन लगाने का मतलब क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज होगा। ऐसे मतलब शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब देखो
मैंने एक चीज बताई थी कि सेम शेल के इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन करते हैं और अंदर वाले भी रिपल्सन करते हैं, और दोनों के कारण शील्डिंग इफेक्ट माना जाता है। बट जो अंदर वाले होते हैं ना, वो सेम शेल की तुलना में ज्यादा रिपल करते हैं। और यहाँ एक दूसरी चीज ध्यान देने की ये है, देखो मैं बिल्कुल रंगीन कलर से लिख रहा हूं, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इन सब में अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, शेल जो है वो क्या है, सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उस कारण शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। बट सेम शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उस कारण वो जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, वो पावरफुल नहीं है, नॉट पावरफुल एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव। मतलब जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, बट शील्डिंग इफेक्ट कम पावरफुल है और जेड इफेक्टिव ज्यादा पावरफुल है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों कम पावरफुल है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है, शेल सेम है तो उतने अच्छे से रिपल नहीं कर पाते। बट अगर शेल बढ़ते जाते तो अंदर शेल ज्यादा होते हैं, तो अंदर वाले शेल ज्यादा रिपल करते हैं। ठीक है, तो ये पीरियड का क्रॉस हो गया, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, उस कारण क्या हो जाएगा, देखो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, उस कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, उसका क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ बेटर बाइंडिंग या फिर बेस्ट बाइंडिंग, उसकी बाइंडिंग जो होगी ना वो न्यूक्लियस के साथ अच्छी हो जाएगी। इस कारण क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, यहां से यहां जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये पूरा कंसेप्ट था पीरियड का। अब समझते हैं अपन ग्रुप का। जैसे कि देखो, ये है, अपन चले गए ऊपर से नीचे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। इस कारण क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये ट्राई करेगा कि मैं साइज इंक्रीज करूं। अब जेड इफेक्टिव को भी देख लेते हैं। अब यहां देखो, आप जेड इफेक्टिव जो होता है वो भी ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होता है, बट इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि वो शील्डिंग इफेक्ट को टक्कर दे सके। इस बार शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है, क्यों, क्योंकि इस बार शेल बढ़े हैं, शेल बढ़े हैं तो रिपल्सन ज्यादा होगा। इस कारण इस बार कौन ज्यादा वो रहता है, प्रोडोमिनेंट डोमिनेंट रहता है इस बार शील्डिंग इफेक्ट। इस कारण क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो साइज बढ़ती है। अब अगर साइज बढ़ रही है तो क्या होगा कि बाइंडिंग जो होगी किसकी, आउटर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ, वो क्या हो, कम हो जाएगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। ये दोनों ही कंसेप्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब अपन बहुत सारे इस टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें फंसे बहुत सारे, बट इस कंसेप्ट को समझने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं फंसेंगे। पर देखते हैं एक बार फिर भी अपन क्वेश्चन को। असर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, बिल्कुल सही है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है जी, बिल्कुल बढ़ता है। अब देखो, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा था, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा था, बट क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी बढ़ रही है, बट क्या शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने के कारण बढ़ रही है, नहीं। बढ़ तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसलिए रही है, शील्डिंग इफेक्ट तो चाहता है कि कम हो आयोनाइजेशन एनर्जी, बट वो डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट कौन है, जेड इफेक्टिव, और वो चाहता है कि इंक्रीज हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। दोनों सही है बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट 1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन द बेरिलियम, एंड स्टेटमेंट सेकंड, पी इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन एस इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्शन है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। बाकी मैंने जो नॉर्मल वेरिएशन जो थे और कौन सा रीजन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यू विल आल्सो नोटिस दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन द बेरिलियम। देखो अब ये क्या कहना चाहता है वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, पीरियड के पास बढ़नी चाहिए, बट उल्टा होता है। क्या होता है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है वो देखते हैं अपन। देखो, इवन इवन तो द फॉर्मर हैज द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। अब ये बोल रहे हैं कि उसका ग्रेट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, फिर भी उसकी ज्यादा क्यों हुई, देखते हैं। व्हेन वी कंसीडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एज एस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस इज मोर देन ए पी इलेक्ट्रॉन, मतलब एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये एक चीज आप ध्यान रखें, क्यों वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन
is an s electron where the electron removed during the ionization of boron is a p electron. The penetration of the 2s electron to the nucleus is more than the 2p electron. Hence, the 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by the inner core of electron than the 2s electron of beryllium. Therefore, it is easier to remove the 2p electron from boron compared to the remove of 2s electron from beryllium. ठीक है, तो बोरॉन हैज ए स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम. तो ऐसे ही एक दूसरा भी एक्सेप्शन है, बट पहले एक्सेप्शन को अपन पहले पूरा क्लियर करते. देखो क्या ना ये जाता है भाई, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है. अब इसका जो नंबर है जो 4 है, इसका जो है वो 5 है. तो ज्यादा तो नॉर्मली होनी बोरॉन की चाहिए, बट होती बेरिलियम की. क्यों? क्योंकि देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन 1s2 2s2. इसका क्या हो गया 1s2 2s2 और 2p1. अब देखो कंसेप्ट ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एक चीज देखो कि एक चीज मैंने आपको बताई थी कि s जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होता है. ठीक है, पास में होता है. तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है. s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. किसके कंपैरिजन में, p के कंपैरिजन में. तो ये चीज आप ध्यान रखें कि p जो होता है ना वो दूर होता है. दूर होता है तो उसमें s वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो उसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से निकल जाता है. बट जो s है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास रहता है, उसके ऊपर वो शील्डिंग इफेक्ट ना के बराबर होता है, उस कारण उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है. और बोरॉन से p का इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है. आसान क्या, सभी आसान है. तो आसान है इसलिए इसकी जो होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है. अब ये बेरिलियम और बोरॉन के केस में ही नहीं होती है, ये हर वहां जगह होगी जहां s का कॉन्फ़िगरेशन खत्म होकर p का स्टार्ट होने वाला है, उस हर जगह पर ये होगा. बेरिलियम और बोरॉन तो उसके नीचे वालों में भी होगा, चाहे s खत्म होकर p शुरू हो रहा है, p का निकालना आसान होगा. इसका मैं आपको एक अच्छा कंसेप्ट बताता हूं. देखो इसको आप मान सकते हैं फुल फील्ड, जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं उससे भी आप समझ सकते हैं. मतलब कैसे कि कोई भी मान लो आप, जैसे कि हाँ कोई भी शेल मान लो या फिर सब शेल, दोनों को ही मान सकते हैं. सब शेल, शेल या सब शेल का जब कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से हो जाए कि उसमें उतने इलेक्ट्रॉन आ जाए जो वो मैक्सिमम ले सकता था, मतलब वो फुली फील्ड हो जाए. फुली फील्ड हो जाए मतलब एस कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता था, मैक्सिमम 2, और दोनों ही उसके पास आ गए, मतलब वो फुल फील्ड है. पी कितने ले सकता था, 6 उसमें बढ़ चुके, मतलब फुल फील्ड है. मतलब फुल फील्ड वाले क्या होते हैं, मोर स्टेबल. मोर स्टेबल, फुल फील्ड वाले मोर स्टेबल है. तो मोर स्टेबल क्या होगा, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है इसलिए क्या, ये क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. तो देखो वही चीज यहां भी लग रही है कि बेरिलियम के पास क्या है, फुल फील्ड है. एस का फुल फील्ड कब होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और बोरॉन पी का फुल फील्ड कब होता है, जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. बट यहाँ तो 1 है, तो ये एक तो चाहता है कि मैं निकल जाऊं और मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में आकर स्टेबल बन जाऊं. क्यों, क्योंकि ये क्या है, फुल फील्ड है, और फुल फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. और वैसे एक दूसरा एक्सेप्शन है हाफ फील्ड का, उसको भी देखते हैं अपन, जो बहुत बार नीट में पूछा गया है. अनदर इज द स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन. अब ये काम मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसको पढ़े एक बार. एनसीईआरटी जब समझा मैं देता हूँ कैसे. देखो नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन. ज्यादा होने किसकी चाहिए थी, ऑक्सीजन की, बट होगी किसकी, नाइट्रोजन की. क्यों, देखो इसका लिखते हैं अपन 1s2 2s2 कितना है 7, और इसका कितना है 8. ठीक है, 2p3. वैसे इसका कितना होगा 1s2 2s2 2p4. ठीक है. अब देखो मैंने आपको बताया कि फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन वो होते हैं वो स्टेबल होते हैं. तो हाफ फील्ड भी तो कुछ तो स्टेबल होगी, फुल फील्ड से कम, बट दूसरे जो उसके पास वाले हैं उससे तो क्या होगा, हाफ फील्ड भी स्टेबल होगा. देखो ये स्टेबिलिटी आप अगर किसी और से करने लग जाओगे तो नहीं काम चलेगा. उसके आसपास वाला जो एलिमेंट है उनसे तुलना करनी है. नाइट्रोजन की तुलना अपन ऑक्सीजन से ही कर सकते हैं. ठीक है. अब आप 2 आगे चले जाओगे फ्लोरीन तक, तो फ्लोरीन के लिए ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा, केवल एक चीज के लिए लागू होगा. ठीक है. तो देखो
हाफ फील्ड भी स्टेबल होते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन के पास 3p3 है, ये हाफ फील्ड है, और ये 3p4 है। हाफ फील्ड के बाद एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और ये तो चाहेगा कि मैं इसमें आ जाऊं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, तो हमेशा चाहता है अनस्टेबल स्टेबल बनना। तो ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा, आसानी से निकाल देगा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, कम, और इसकी क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि ये तो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं निकालू। क्यों नहीं निकालू? क्योंकि मैं तो पहले से ही स्टेबल हूं। मतलब दो ही चीजें ध्यान रखनी है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो अपने आसपास वालों से, मतलब केवल एक आगे वाले से और एक पीछे वाले से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो दोनों कंसेप्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए। ये वाली आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना, बहुत बार नीट में पूछा गया है, बट मेरे को लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये उस पर जाएंगे। और एक दूसरा भी यहाँ पर है कि दूसरा मैं आपको आगे जब वो अपन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी पढ़ेंगे तब समझा दूंगा, अभी वो जल्दी हो जाएगी थोड़ी। देखो, तो अब अपन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, कंसेप्ट समझ लिया। फर्स्ट एनर्जी बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन द बेरिलियम, बोरॉन की बेरिलियम से कम होती है, सही है। पी इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस मोर देन द एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस मोर देन एस इलेक्ट्रॉन, ये गलत हो गया सर। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, एस ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन है इट इज इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोरॉन कंपेयर टू रिमूव ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम, सही है। बोरॉन हैज ए स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, ये भी सही है। बोरॉन की कम होती है और बेरिलियम की ज्यादा होती है। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन निकालना 2s से मुश्किल है, बट 2p से। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, ए या बी बताओ। कई लोग कहेंगे ए। क्यों भैया? इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन कंपेयर टू द रिमूव ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू बेरिलियम। ये जस्ट उल्टा दे रखा है। अगर मैं बोल रहा हूँ रीजन अगर असर्शन होता और असर्शन रीजन होता नहीं, मैं ए आंसर सही है यूं बोलता, बट यहाँ उल्टा दे रखा है। आप एक बार सोचो, बेरिलियम की ज्यादा होती है और बोरॉन की कम होती है। क्यों? क्योंकि 2s से रिमूव करना मुश्किल है और 2p से आसान है। तो क्योंकि किसके लिए आ रहा है, असर्शन के लिए आ रहा है, ना कि इसलिए। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम की ज्यादा होती है। भाई बेरिलियम की ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि 2s की निकालना मुश्किल है। ये उल्टा नहीं मान सकते। मतलब आंसर होगा अपना ए गलत है, बी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की अब नाइट्रोजन से कम होती है, ये भी सही है। नाइट्रोजन है मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन ऑक्सीजन, ये भी सही है। और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड और स्टेबल होता है, आंसर हो जाएगा ए। देखो 2-3 क्वेश्चन मैंने इस पर बनाए थे, आपने फटाफट बिल्कुल सही कर दिए। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रखा है। देखो मैंने खुद ने जल्दबाजी में गलती कर दी, ऐसी गलती एग्जाम में होती है, तो आप एक बार गोला जरूर मार दे। देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम कैन बी एंडोथर्मिक, मतलब एक प्रोसेस जिसमें अपन को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो एंडोथर्मिक हो सकता है। सेकंड है फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, ठीक है। थर्ड है ग्रुप 1 हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर है द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज मोर सिस्टमेटिक देन फ्रॉम द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखते हैं अपन चारों स्टेटमेंट को एक बार। अब आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टाइम आज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है क्योंकि भाई पहले वाले लेक्चर में 15 मिनट कम भी तो पड़े थे। तो देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कंसेप्ट। अब अपन को थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि लगभग 1 घंटे के आसपास का टाइम हो चुका है और अभी भी 4-5 क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं।
तो हालांकि मैंने पहले वाली क्लास 15 मिनट कम ली थी, 15 मिनट तो मैं ज्यादा ले ही सकता हूँ। तो 2 घंटे में पीरियोडिक करवाना था, 2 घंटे में तब हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा अपन तेज करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं कि कंसेप्ट छूट जाएगा, 2-5 मिनट ज्यादा लगेंगे, बट सही पढ़ाऊंगा, ठीक है। When an electron is added to a neutral gaseous atom, देखो यहाँ भी gaseous atom है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में था, टू कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिव आयन, वहां पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहा था, मान यहाँ नेगेटिव आयन में चेंज हो रहा है। इन एंथैल्पी चेंज accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy, जिसको डेल्टा HEG भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड द मेजर ऑफ द इजी विच द एटम एड टू एन इलेक्ट्रॉन टू द, ये तो कोई मतलब नहीं, ये रिएक्शन दे रखी है, वो देख लेना आप। Depending on the element, the process of adding an electron of an atom can be endothermic and exothermic, मतलब किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ना एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है, दोनों हो सकते हैं। फॉर मेनी एलिमेंट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन एलिमेंट इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मतलब जो अपन ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी वो हमेशा पॉजिटिव थी। क्यों पॉजिटिव थी? इसलिए पॉजिटिव थी भैया क्योंकि उसमें हमको हमेशा एनर्जी देनी पड़ती थी। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में निकलती भी है कभी एनर्जी और देनी भी पड़ती है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों ही प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो कब एनर्जी रिलीज होती है, कब एनर्जी अपन को देनी पड़ती है, सीधा सा कंसेप्ट है। जब अपन को ऐसा लगे कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद अपन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चाह रहे हैं, तो वो तो हर रिएक्शन में ऐसा चाहेगी कि अपन स्टेबिलिटी को गेन करें। तो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल हो रहा है, उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। वो तो एनर्जी देगा, आप एनर्जी लो और खुश रहो, बट हमको स्टेबल कर दो, इसलिए वो एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे कि 17 ग्रुप को देख लेगो, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। सबसे ज्यादा नेगेटिव का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। क्यों सबसे ज्यादा रिलीज होती है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ना इनको, तो 18 ग्रुप में स्टेबल बन जाएंगे, इसलिए, ठीक है। दूसरी चीज फर्स्ट वालों का जस्ट उल्टा होता है, उनकी पॉजिटिव सबसे ज्यादा होती है। ऑन अदर हैंड नोबल गैस हैव large positive electron gain enthalpy because the electron has the enter the next higher principal quantum level leading a very unstable electronic configuration। अब देखो किसकी नेगेटिव होती है वो समझा दिया। पॉजिटिव किसकी होगी? पॉजिटिव उनकी होगी जो मतलब आप मान लो कि निकलना ही नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन। अब आपको शॉर्ट में अगर याद रखना है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिनके पास हाफ फील्ड, फुल फील्ड या फिर कोई भी अदर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इन तीन कंडीशन में एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, बाकी कुछ भी आ जाए हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक से मैंने आपको समझा दिया। इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव अ लार्ज नेगेटिव वैल्यूज टुवर्ड द अपर राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रिसेंडिंग ऑफ द नोबल गैसेस। अब ये तो अपन पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे जैसे बाकी सबका पढ़ा है, बट जो स्टेटमेंट थे वो तो मैंने आपको पढ़ा दिए। तो प्रोसेस ऑफ एडिंग केवल एंडोथर्मिक होता है, गलत है, दोनों हो सकते हैं। कहीं के लिए ये होता है, सही है। ग्रुप 1 है हाईएस्ट नेगेटिव होती है, ये गलत है सर, ये 17 के लिए होती है। द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज मोर सिस्टमिक देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये स्टेटमेंट पढ़ना बाकी है, अपन एक बार पढ़ लेते हैं, देन इसको भी देखते हैं। रुक जाओ एक बार, अपन वहीं चलते वापस। The variation in electron gain enthalpy of the element is less systematic from the ionization enthalpy। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कई जगह पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आ रही है, वहां एक ही सिस्टम चल रहा है, इसलिए लेस नेगेटिव है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज मोर सिस्टमिक, नहीं सर, लेस सिस्टमिक। अपना केवल एक इनकरेक्ट पूछ रखा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कितने? 3 इनकरेक्ट है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 assertion reason question। assertion है electron gain enthalpy become more negative with increase in atomic number across the period, और reason है the effective nuclear charge increase from left to right। अब देखो पढ़ लेते हैं अपन। अब ये सिस्टमेटिक नहीं है, वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर आप विचार करेंगे जैसे आयोनिक एंथैल्पी का सेम चल रहा था वैसा नहीं चलेगा, या किसी के लिए पॉजिटिव किसी के लिए नेगेटिव, ये सब चीजें होती रहेंगी। पर एक बार जनरल रूल देख लेते हैं अपन। जनरल रूल है electron gain enthalpy become more negative with increase in the atomic number across a period।
The effective nuclear charge increase from the left to right across a period, and consequently it will be the easier to add an electron to a smaller atom, since the added electron of an average would be closer to positively charged nucleus. We should also expect electron gain enthalpy of become less negative as we go on as a group, because the size of an atom increased and added electron would be further from the nucleus. This is generally the case. However, electron gain enthalpy of oxygen और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन द सक्सीडिंग एलिमेंट. अब देखो अपन को कैसे समझना, समझ लेते हैं एक बार. बाकी ये तो बहुत लंबी कथा है जो अपन पढ़ते रहेंगे आराम से. इधर से इधर गए, देखो इधर से इधर गए मतलब पीरियड में क्या होगा, डेल्टा एच ई जी इंक्रीज, वाई इंक्रीज, एंड किसमें नेगेटिव. क्यों, देखो एक चीज मैंने आपको बता दी, स्टेबल या फिर फुल फील्ड और हाफ फील्ड के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगी, बाकी सबके लिए नेगेटिव है. अब सबके लिए नेगेटिव है मतलब अब किसकी ज्यादा किसकी कम, तो याद रखना पीरियड में जाने पर ज्यादा नेगेटिव होती जाती है. नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो अब, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, सबके लिए नेगेटिव है, तीन को छोड़कर. ठीक है, अब सबके लिए नेगेटिव है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डेल्टा एच जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है. ठीक है, किसमें इंक्रीज होती है, नेगेटिव में. वो अपन ने समझ लिया. ठीक है, क्यों इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि साइज जो हो रहा है वो कम हो रहा है. साइज कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अपन को क्या होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, दूसरी चीज ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज. साइज इंक्रीज मतलब अपन आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं, तो एनर्जी जो एंथैल्पी रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसी कारण क्या होगा कि एंथैल्पी कम हो रही है और साइज इंक्रीज है. ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी. बाकी पॉजिटिव नेगेटिव का खेल ध्यान रखना, कभी पूछ सकता है कि किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है. तो देखो इसमें स्टेटमेंट 1 नहीं सॉरी 28 में थे शायद. हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड. तो बिल्कुल सही है. द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड. तो ये भी सही है. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसीलिए साइज कम होती है और इसीलिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती जाती है. तो आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 तीन बाकी है. ठीक है, 29 देखते हैं. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. एक क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ बाय इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया. जो मेन दो कंसेप्ट थे और जो मेन चीजें थी वो कवर कर लिए. अब दो क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं और एक लास्ट में ऑक्साइड वगैरह का है, जिसको अपन केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे पहले, देन अपन बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे. तो आज का क्योंकि बॉन्डिंग के लिए मैंने 3 लेक्चर दिए जो कि 2.5 के आसपास का है, तो ये चीज अपन पहले कवर करके फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है और मेरे भी मतलब रात को 2-2:30 बजने आ गए. तो अब मेरे को भी मतलब नींद आ रही है. मेहनत करके बनाई है वीडियो, तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक वाइक तो कर ही देना. तो बस आज का ये जो वीडियो है वो यहीं खत्म करते हैं. आगे अब तीसरे वीडियो में अपन बॉन्डिंग के साथ मिलेंगे. इसके नेक्स्ट डे, ये वीडियो के नेक्स्ट डे या फिर एक दिन छोड़ के आपको बॉन्डिंग की भी वो वीडियो मिल जाएगी. तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले. 15 दिन में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवा रहा हूँ. बहुत मेहनत लग रही है और तबीयत खराब होने के बाद भी मतलब आज मेरे को हुआ 3-4 दिन का गैप हो गया, तो चलो अब आज वीडियो डाल ही देते हैं. तो फिर मैंने डाली, क्योंकि आज क्या नीट के एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी आ गए. तो मतलब मैंने उस शॉर्ट में बोला था कि अब तो जोर शोर से अपन को मेहनत करके पढ़ना है. तो कई लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि अब वो इनऑर्गेनिक की सीरीज कब आएगी. तो मैंने सोचा मैं भी जोर शोर से पढ़ाना शुरू करता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा. तो अब तबीयत थोड़ी सी खराब है बट फिर भी कोशिश कर रहे जल्दी मैं वापस सही हो जाऊं. तो ये मैंने जो पीरियोडिक था अपना पूरा खत्म किया है. कुछ छोटे मोटे टॉपिक बच चुके हैं जिसको अपन खत्म कर लेंगे. तो मेरा यही कहना है, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा अब तक, दोनों लेक्चर आपने अच्छे से देख लिए, चुपचाप अब एक बार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ा है उनको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना. पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे हो सके तो शेयर कर दूंगा. बाकी आप लेक्चर के दौरान भी अपने नोट करने चाहिए थे कि बाएं से दाएं जाना मतलब लेफ्ट टू राइट, या बाएं से दाएं में हिंदी मीडियम से वही याद रह गया. लेफ्ट टू राइट क्यों, क्या इंक्रीज हो रहा है, ये सब चीजें जिससे आप क्वेश्चन फटाफट कर पाएंगे. और अब इनको पढ़ने के बाद अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के मिनिमम लगा देना जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है. आप मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस ले आएंगे इनऑर्गेनिक में कि अब इनऑर्गेनिक तो आपकी कंप्लीट हुई. और हो सके नीट से पहले अभी तो 2-3 बार एनसीईआरटी और भी पढ़ सकते हो आप. कुछ अगर खुद नहीं पढ़ी जा रही है तो इन्हीं वीडियो को वापस चला दो, इसमें मैं एनसीईआरटी कवर कर ही रहा हूँ. अभी तो पीरियोडिक बॉन्डिंग जैसे चैप्टर जिसमें कॉन्सेप्ट समझना है, एनसीईआरटी की लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट ब्लॉग्स जो होंगे ना उसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसमें तो अपन एक एक लाइन को कवर कर कर पढ़ेंगे और एक एक लाइन पर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।